सामान्य अध्ययन एमसीक्यूज हिंदी पाठ 125 पहला प्रश्न। एक कार्बन नैनोट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। 2 इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। 3 इनका जैवरासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। 4 कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह कथन सही है क्योंकि कार्बन नैनोट्यूबों का उपयोग नैनोमेडिसिन में औषधियों और प्रतिजनों एंटीजेंस को लक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। यह कथन आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कार्बन नैनोट्यूबों का मुख्य रूप से इस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यह सही नहीं है। इनका जैवरासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। यह सही है क्योंकि कार्बन नैनोट्यूब जैविक और रासायनिक गुणों के कारण संवेदनशील उपकरणों में उपयोग हो सकती हैं, जैसे कि बायोसेंसर्स। कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल होती हैं। यह सही है, लेकिन यह केवल कुछ प्रकार के नैनोट्यूबों के लिए लागू होता है क्योंकि उनके बायोडिग्रेडेबिलिटी पर अध्ययन जारी है। अगला प्रश्न। 2 निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। 1 खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। 2 सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। 3 डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई बेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। ड्रोन का उपयोग कृषि में बढ़ता जा रहा है और यह फसल पर पीड़कनाशी या उर्वरक छिड़कने में बहुत प्रभावी तरीके से काम करता है। ड्रोन की मदद से बड़े क्षेत्रों में यह कार्य आसानी से और समयबद्ध तरीके से किया जा सकता है। सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। ड्रोन ज्वालामुखियों की सक्रियता की निगरानी करने में मदद कर सकते हैं। यह सुरक्षित रूप से उच्च तापमान वाले और खतरनाक क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई बेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। ड्रोन का उपयोग ऊंचाई से या कठिन स्थानों से श्वास के नमूने एकत्र करने के लिए भी किया जा सकता है, जो कठिन या खतरनाक क्षेत्रों में मापने के लिए मददगार साबित होते हैं। अगला प्रश्न। 3 यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्षयानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होंगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? ए वॉयेजर 2, बी न्यू होराइजन्स, सी लीसा पाथफाइंडर, डी इवोल्वर्ड लीसा। इस प्रश्न का उत्तर है डी। इवोल्वर्ड लीसा लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना एक प्रमुख अंतरिक्ष प्रयोग है जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह 3 अंतरिक्ष यानों के एक समबाहु त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित होने वाला मिशन है, जिसमें प्रत्येक यान के बीच 1 मिलियन किलोमीटर की दूरी होगी और इन यानों के बीच लेजर चमकती रहेंगी। इसका उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स का निरीक्षण और माप करना है। लीसा पाथफाइंडर इस मिशन का परीक्षण मिशन था, लेकिन इवोल्वर्ड लीसा इसके विकसित रूप के रूप में काम करेगा। अगला प्रश्न। 4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भावी माता-पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। 2 व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। 3 मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 2, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भावी माता-पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। यह सही है, क्योंकि आनुवंशिक संपादन तकनीकों जैसे क्रिस्पर का उपयोग अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में परिवर्तन करने के लिए किया जा सकता है, जो आगामी पीढ़ी में गुणसूत्र परिवर्तन को प्रभावित कर सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। यह भी सही है। भ्रूण के जीनोम को जन्म से पहले संपादित किया जा सकता है, जिसे जीन संपादन तकनीकों द्वारा किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। यह भी सही है। मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं iPSCs को पशु भ्रूणों में अंतर्वेशित किया जा सकता है, जिससे जीव विज्ञान में नई संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न 5. भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? 1. ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तानिकाशोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। 2. उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। 3. इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव साइड इफेक्ट्स नहीं है और न ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रियाएं एलर्जिक रिएक्शंस करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोनिया, तानिकाशोथ, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। यह सही है। न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन से न्यूमोकोकस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों जैसे न्यूमोनिया, तानिकाशोथ और सेप्सिस से सुरक्षा मिलती है, जो बच्चों में प्रमुख कारण बन सकती है। प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम हो सकती है। यह भी सही है। न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन से इस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की रोकथाम होती है, जिससे बैक्टीरिया के उपचार में प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम होती है और इससे औषध प्रतिरोधी जीवाणु समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है। गौण प्रभाव और प्रत्युर्जता अभिक्रियाएं, यह दावा सही नहीं है। किसी भी वैक्सीनेशन में हल्के गौण प्रभाव और कभी-कभी प्रत्युर्जता अभिक्रियाएं हो सकती हैं, हालांकि ये कम होती हैं और आमतौर पर वैक्सीनेशन के फायदे ज्यादा होते हैं। अगला प्रश्न 6. भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? ए. डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, बी. खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, सी. स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, डी. दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना। इस प्रश्न का उत्तर है ए. पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI डिजिटल सुरक्षा से संबंधित एक प्रणाली है, जिसका उपयोग सूचना को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रणाली है जिसमें एन्क्रिप्शन, प्रामाणिकता और डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट्स, क्रिप्टोग्राफिक कीज और अन्य उपकरणों का उपयोग किया जाता है। PKI का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क के माध्यम से जानकारी की सुरक्षा करना है। यह ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग और अन्य संवेदनशील लेनदेन को सुरक्षित बनाता है। अगला प्रश्न 7. निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही हैं? 1. पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। 2. पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। 3. परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। 1. पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। यह सही है। पादप कोशिकाओं की बाहरी परत एक मजबूत सेलुलोज कोशिका भित्ति से बनी होती है,
जो प्रोटेक्टिव परत के रूप में कार्य करती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ऐसी कोशिका भित्ति नहीं होती। दो परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। यह भी सही है। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो जल और पोषक तत्वों का भंडारण करती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में छोटी छोटी रसधानियां होती हैं। किंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि दोनों पादप और प्राणी कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होती है। अगला प्रश्न 8 निम्नलिखित में से कौन से कारण कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? 1 स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ। 2 तंबाकू का धुआं। 3 लकड़ी का जलना। 4 रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग। 5 पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3। बी केवल 2 और 4। सी केवल 1, 3 और 4। डी 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है ए 1 स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ। यह सही है। स्वचालित वाहनों से निकलने वाले वायु संवाहन प्रदूषक जैसे कि बेंजीन वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। 2 तंबाकू का धुआं। यह भी सही है। तंबाकू के धुएं में बेंजीन जैसी हानिकारक रासायनिक यौगिकों की उपस्थिति होती है जो प्रदूषण उत्पन्न करती है। 3 लकड़ी का जलना। यह भी सही है। लकड़ी के जलने से बेंजीन और अन्य कार्बनिक प्रदूषक उत्पन्न होते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। 4 और 5 में बेंजीन का कोई विशेष योगदान नहीं है, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न 9 यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्यनीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है? 1 अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। 2 कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। 3 पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1। बी केवल 1 और 2। सी केवल 3। डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। यह सही है। यदि भारत अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर नहीं रहता तो उसे वैश्विक वित्तीय संकट के समय विदेशी मुद्रा संकट या पूंजी के तात्कालिक फ्लो के दबाव से उन्मुक्ति मिल सकती है। यह नीति उसे अधिक वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकती है। कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना यह समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि यह नीतिगत रूप से क्रेडिट प्रणाली पर दबाव बढ़ा सकता है और किसी भी वित्तीय संकट के दौरान प्रभावी नहीं हो सकता। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना यह एक जोखिमपूर्ण नीति हो सकती है, क्योंकि पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता वित्तीय संकट के समय विदेशी मुद्रा संकट को बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न 10 यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख रुपए की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ए मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की कमी आएगी। बी मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की वृद्धि होगी। सी मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए से अधिक की वृद्धि होगी। डी मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। इस प्रश्न का उत्तर है डी। जब आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से 1 लाख रुपए की नकद राशि निकालते हैं तो इससे सीधे तौर पर मुद्रा की समग्र पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बैंक की पुस्तक में नकद राशि और बैंक खाते की धनराशि का समतुल्य परिवर्तन होता है, लेकिन इससे मुद्रा के कुल आपूर्ति स्तर में कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहती है। बैंक के खाते में जमा राशि और निकासी के रूप में जमा किए गए धन के बीच कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता।